Hello everyone, welcome to EduTap, and today we have Mr. Abhishek with us in our success story series, and he has recently cleared FCI AGM examination. So today we will ask him about his strategies और क्या-क्या preparation रही इनकी, इन क्या learnings रही, हम सब aspirants के साथ share करेंगे. So hello Mr. Abhishek, welcome on EduTap. Hello. Hi. So first of all, sir, heartiest congratulations for the big achievement. Thank Uh, you. Thank you. it must be feeling really good, huh? Yes. तो सर सबसे पहले हम एस्पिरेंट्स को स्ट्रैटेजीज जो आपने फॉलो की फॉर डिफरेंट सेक्शंस ये बताने से पहले आई एम श्योर दिस एस्पिरेंट वुड लाइक टू नो अबाउट द एजुकेशन बैकग्राउंड दैट यू हैव, राइट? तो सर हम उससे स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे आपको एफसीआई एग्जामिनेशन के बारे में पता चला और एंड हाउ यू लैंडेड अप विद दिस. ऑल ओवर्स टू यू सर. ओके. सो बेसिकली मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ. तो मैंने 2019 में आईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन पूरी करी अपनी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में. और उसके बाद से मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा था. तो पहले मेरा वही सिविल सर्विसेज का था प्लान, और मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ भी रहा था चीज़ें. पर यह है कि 2019 में जब मैं पास आउट हो रहा था तो एक एफसीआई मैनेजर जो था, जो इससे कैटेगरी 2 पोस्ट थी इससे पहले जो आई थी, उसमें मैंने अप्लाई किया था और उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था और फाइनली मेरा वेट लिस्ट में नाम आया था. फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था. तो फिर वहां से मुझे ये बेसिकली पता हो गया था कि हाँ, ये एग्जाम कैसा क्या है, और एफसीआई के बारे में मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान मिल गई, जो लास्ट टाइम मैंने दिया था. फिर ये हुआ कि उसके बाद जो है, उसके तुरंत कुछ दिनों के बाद ये एफसीआई एजीएम की एप्लीकेशन आई. फिर मैंने सिलेबस वगैरह चेक किया तो वो सेम ही था, काइंड ऑफ सारा कुछ सिलेबस सेम था. थोड़ी बहुत चीज़ें एडिशनल थी. तो वो था कि मुझे पता था कि हाँ अच्छा, अब इस बारी जो मैंने लास्ट टाइम जो गलतियां करी थी, जो सोर्सेज नहीं लिए थे, वो सोर्सेज मैंने देखे. जो चीज़ें कमजोर थी मेरी, जैसे टेक्निकल थोड़ा सा वीक था, और इस बार टेक्निकल का टाइम जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा नंबर थे, मतलब राइट, हाँ, वो सारी क्वांटिटी चीज़ें भी ज़्यादा थी. ज्यादा थी और उनका हाँ, वेटेज भी काफी ज्यादा था. वेटेज, ये एग्जैक्टली वेटेज या ज़्यादा था. तो फिर ये हुआ कि हाँ, इस पे टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करना है. पूरा दूसरा वाला सेक्शन तो पिछली बार भी सही था. तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर ये हुआ कि हाँ, और पोस्ट भी, जैसे आपने पूछा कि ये से जिम की पोस्ट के लिए क्या, तो ये था कि मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो कैटेगरी 1 पोस्ट है, जो कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इन दिस कंट्री. तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, और साथ ही साथ राइट, हम कुछ अपनी कंट्री के लिए भी कर पाएंगे. तो फिर इस वजह से फिर मैंने एफसीआई एजीएम की तैयारी करने का सोचा. राइट. तो सर अगर हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्शंस, जैसे हमारे पे न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का है सेक्शन, वी हैव फॉर जीए एंड करंट अफेयर्स, और मैनेजमेंट एथिक्स है, और हम पे रेलेवेंट डिसिप्लिन जो कि आपके केस में एग्रीकल्चर का था. तो सर हम इसके बारे में एक एक जानते हैं कि आपने इनकी कैसे आपने कौन से सोर्सेज आपने रेफर करे और आपने किस तरह से आपकी अप्रोच रही, या किस तरह से जो एस्पिरेंट है आपके अकॉर्डिंग क्या एक अप्रोच बन सकती है फॉर बेटर प्रिपरेशन. तो सर विल स्टार्ट विद न्यूमेरिक एबिलिटी और रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चंस थे, राइट, ऑफ 0.5 मार्क्स ईच. तो सर आप बताइए. तो एप्टीट्यूड में ऐसा था कि मैंने लास्ट टाइम भी एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी टाइम से, मतलब मेरे को प्रैक्टिस में था एप्टीट्यूड. जैसे इंटर्नशिप वगैरह के लिए कंपनीज आती थी तो वो भी एप्टीट्यूड टेस्ट लेती थी. तो ये था कि थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से मुझे पता था कि एप्टीट्यूड क्या है, तो फिर मुझे ज़्यादा उसके लिए एफर्ट नहीं करने पड़े. तो ऐसा मैंने इस बार भी ज़्यादा कुछ नहीं देखा, बस मॉक टेस्ट एक आधी वेबसाइट पे जाके मैंने दे दिए कि हाँ, जस्ट टू चेक कि हाँ अभी भी वो चीज़ें पता हैं या कुछ भूल रहे हैं या कुछ लैग कर रहे हैं. तो वो मैंने वहाँ से चेक किया था. और राइट, दूसरा, शायद आपने मैनेजमेंट एंड एथिक्स पूछा, तो मैनेजमेंट एंड एथिक्स के लिए ऐसा था कि मैनेजमेंट के लिए मैंने आरबीआई ग्रेड पी 2019 में पास आउट होने के बाद ही दिया था. तो उस समय मैंने मैनेजमेंट का पोर्शन काफ़ी कुछ कवर किया था और अपने नोट्स बना लिए थे ऑनलाइन, जो कि मैंने स्टोर करके रखे थे. तो फिर उन्हीं नोट्स को मैंने वापस से रिवीजन किया, और एथिक्स के लिए ये था कि सिविल सर्विसेज के टाइम पे जो एथिक्स के नोट बना रहा था, मैंने उन्हीं नोट्स को वापस से रिवीजन किया. और जो तीसरा सेक्शन था ये 15 मार्क्स का ही, वो था आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड. तो ये था कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अलग सोर्सेज नहीं रेफर किए. जो मैंने यूपीएससी के टाइम पे ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे, वहाँ से वो ज्योग्राफी वाले पार्ट में एग्रीकल्चर कवर किया, सॉइल वगैरह के बारे में जो डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें होती हैं. और जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वो मैंने इकोनॉमी जो सिविल सर्विसेज के लिए करते हैं वहाँ से उतना पोर्शन किया. मैंने ज़्यादा उसको टाइम नहीं दिया. और चौथा, अगर यही 15 मार्क्स के ब्रैकेट वाली चीज़ देखें तो वो
जनरल अवेयरनेस थी। तो जनरल जी, अवेयरनेस के लिए ये था कि वही जो सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे थे, उसके अलावा जो ये जो वेबसाइट्स पे आपको मंथली नोट्स मिल जाते हैं जिसमें फैक्चुअल नॉलेज होती है थोड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल वो पूछ लेते हैं इसमें कि कौन से प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, राइट, 46-47, तो वो फैक्चुअल नॉलेज होती है, तो वो वहाँ से आपको मिल जाती है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये चारों चीज़ें प्रिपेयर करी। राइट। तो तो सर जैसे आपने कहा कि आपने यूपीएससी के नोट्स प्रेफर करे, लेकिन हुँ, हुँ, हमारे बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे कि जो शायद यूपीएससी नहीं प्रिपेयर कर रहे हुँ, होंगे हुँ, और वो एफसीआई देना चाहते होंगे, मे बी फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड और जो भी हुँ, हुँ, बैकग्राउंड के हुँ, वो हैं। तो हुँ, सर हुँ। मे बी उनको ये क्वेश्चन आए कि फिर क्या इन डेप्थ हमको पढ़ना पड़ेगा इफ यू आर गोइंग फॉर मैनेजमेंट एथिक्स, या जैसे तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन डेप्थ आता है इतना, या एक नॉर्मल एक जो बेस लेवल है वो आता है, स्पेशली इन केस ऑफ मैनेजमेंट एंड एथिक्स, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। जो बाकी डिसिप्लिन है दैट आर जो बाकी जैसे न्यूमेरिक एबिलिटी है, जीए है, ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछ ले जाती है, हुँ, हुँ, हुँ। राइट। बट मैनेजमेंट एंड एथिक्स है कुछ लिमिटेड एग्जाम में, जैसे कि एफसीआई में पूछी गई, राइट। तो हुँ, हुँ। उसके लिए क्या हमको इन डेप्थ ही पढ़ना पड़ेगा एज एन यूपीएससी लेवल, या नॉर्मल वुड गो? नहीं, जिस तरह के क्वेश्चन्स आए थे, उस तरह से उसका इतना लेवल भी नहीं था कि आपको समझने में दिक्कत हो। जैसे मैं आपको मैनेजमेंट का बताता हूँ, तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ राइट, वगैरह या मोटिवेशन क्वालिटीज़ ये सब की चीज़ों में होता है। तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि किसने कौन-सी थ्योरी दी, उसका क्या मोटिव था। और बाकी मैनेजमेंट में तो ये रहता है मोस्टली कि आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आने लगेगा कि हाँ, वो क्या-सी चीज़ पूछ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बेसिक्स तो मज़बूत होने चाहिए, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। क्योंकि कुछ एक राइट, टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको अगर टर्म्स नहीं पता तो आप क्या ही करोगे उसमें। तो राइट, वो है कि अगर बेसिक्स पता है तो आप काइंड ऑफ कर सकते हो। मतलब मैंने मैनेजमेंट बेसिक लेवल पे ही पढ़ा था। और एथिक्स का ऐसा था कि मतलब आप मतलब मैंने वैसे कुछ ऐसे अलग से ऊपर-ऊपर से कभी पढ़ा नहीं, तो मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता है कि कैसे होता होगा। पर हाँ, क्वेश्चन्स ठीक थे, मतलब वो ऐसे था कि बहुत डीप में भी नहीं थे और बहुत सुपरफिशियल भी नहीं थे। राइट। कहने का मतलब है कि नॉर्मल ऐसे टर्म्स थे, तो टर्म आर समथिंग जो बेसिक लेवल होता है किसी भी सब्जेक्ट का। तो हाँ जी। इट वाज लाइक कि अगर आपका बेस क्लियर है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको आपका बेस काफी स्ट्रांग होना चाहिए टू हाँ जी, हाँ अटेम्प्ट जी। दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए यही है कि आपका बेस तो मज़बूत होना चाहिए। आप कोई सा भी एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो बेसिक अगर डेफिनिशंस पता है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे। राइट। तो सर आपने जीए के क्वेश्चंस भी क्या ऐसे ही थे कि मतलब ऐसे स्पेसिफिक या इन डेप्थ, जैसे एक यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज तो नहीं होता, उसमें शायद वन लाइनर ही होते हैं, हुँ, बट हुँ, हुँ। सर जीए के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? क्या वन का? लाइनर टाइप के ही थे मोस्टली। मोस्टली वन लाइनर टाइप थे। कुछ क्वेश्चन जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैपिंग बेस्ड ज़्यादा थे। 2-3 क्वेश्चन थे जो आपको, अगर आपने साउथ अफ्रीका या इनका मैप देख रखा है 2-3 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो एज़ सच जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो मैं कह सकता हूँ कि बहुत फैक्चुअल नहीं थे। आपको अगर मैप देख रखे हो तो आपको आइडिया रहेगा। पर जो जीएस के ऐसे बेसिक क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर्स थे, वो वन लाइनर थे कि किसको ये अवार्ड मिला और किसने ये जो बिडेन कौन से प्रेसिडेंट है, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे, जो कि आपको फैक्चुअल थे मतलब। राइट, जो करंट अफेयर्स में जो भी चीज हुँ, चल रही हुँ। थी उसके अकॉर्डिंगली चल रहा था, राइट। हाँ। तो सर जैसे ये इनका वेटेज ओवरऑल जो जीए और मैनेजमेंट और न्यूमेरिक का ओवरऑल 60 है, वहीं पे हुँ, जो हुँ। रेलेवेंट डिसिप्लिन है जो आपके किस में एग्रीकल्चर था वहाँ 120 मार्क्स। हुँ, तो हुँ। सर जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी के हैं, मतलब हुँ, जैसे हुँ, ये हुँ। एग्रीकल्चर का एक सेक्शन हो गया, सो जी, हाउ जी। डिड यू मैनेज टू स्टडी रेस्ट ऑफ द थिंग, बिकॉज इसका वेटेज काफी ज्यादा है, इट हुँ, हुँ। कैरीज 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो सर हाँ आपकी जी, हाँ जी। अप्रोच इस डिसिप्लिन के लिए कैसे रही? इसके लिए ऐसा था कि मेरे फ्रेंड्स हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैंने जो है नोट्स वगैरह लिए थे कि क्या-क्या आता है, तुम्हारे पास जो बुक्स हैं। मुझे क्योंकि ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो उन्होंने अरुण कातियान करके एक बुक है जी, उनकी, हाँ जी, उन्होंने हाँ, उन्होंने वो वाली बुक्स, नेमराज सुंदा जी की बुक्स थी, हाँ जी, वो उन्होंने दी मुझे। तो वो उससे मैंने को बेसिक पता चल गया कि क्या-क्या है। बाकी जो एक एनजी राउ करके यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, हम्म, वहाँ से जो है मैंने बेसिक चीज़ें जो है, कैसे इस एग्रीकल्चर में क्या-क्या चीज़ें पूछी हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। मैंने इस बार ये सोचा था कि मैं सिलेबस से बाहर एक पॉइंट नहीं पढ़ रहा, वो चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट लग रहा हो, पर मैं सिलेबस से राइट, बाहर कुछ भी नहीं पढ़ रहा। तो फिर मैंने राइट, सिलेबस के पॉइंट देखे, उन्होंने अगर रेस्पिरेशन लिखा, रेस्पिरेशन के ऊपर
तो इस तरह से मैंने फिर अपने एग्रीकल्चर और ये जो पार्ट था, जो मेरे से अलग था, उसकी प्रिपरेशन करी। राइट, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का इतना वास्ट कोर्स है ड्यूरिंग दिस 4 years। तो अगर कोई अगर नया करने जाए तो वो इट वुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन कि इतना सारा कवर करना। सो बेटर अप्रोच है कि हम सिलेबस में स्टिक करें, वट एवर जी, दैट जी, इज, तो उसके जी। अकॉर्डिंग हम चले। राइट। और इसमें ये था कि जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं, शायद उनको ज़्यादा बेनिफिट था, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन थे, वो एग्रीकल्चर वगैरह से ही थे, कि आपने अगर एग्रीकल्चर अच्छे से, शायद मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर जिन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा होगा, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। राइट। तो सर अगर आपकी बात करें तो आपका जो झुकाव था, जो हुँ, बाकी हुँ। के सेक्शन थे जो 30 विच कैरीड 30 marks ईच, आपने उन पे ज्यादा फोकस करा या ये 60 वाले में, मतलब ये कैसा हुँ। आपने बैलेंस बैठाया? मैंने वही देखा कि मेरी चीज़ क्या-क्या स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग चीज़ों पे गया। मुझे पता था एप्टीट्यूड सही है, और मुझे पता था कि करंट अफेयर्स भी सही हैं, और मुझे पता था एथिक्स में कर सकता हूँ। फिर मैनेजमेंट्स का ये था कि हाँ, एक बार रिवाइज़ करूँगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो उसको रिवीज़न किया, तो फिर उसमें भी एक आधे मॉक टेस्ट दिए सेक्शनल मैनेजमेंट के, उसमें देखा कि हाँ, ठीक-ठीक मार्क्स आ रहे हैं। तो उससे मेरे को लगा कि हाँ, चलो ये ठीक है। फिर लास्ट जो एग्रीकल्चर वाला था, उसमें मुझे ये था कि ये 15 मार्क्स का है। तो रादर दैन कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कर के भी मैं 15 में से 12 या 13 ऐसे कुछ ला सकता हूँ। पर उसमें ये है कि अगर मैं 60 में से ज़्यादा सवाल करूँगा, तो 2 टाइम्स है एक क्वेश्चन का, तो उसमें ज़्यादा है। तो राइट। ऑब्वियसली मैंने फिर नॉन वो जो टेक्निकल वाला पार्ट था, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। इन पे ये था कि हाँ, एक बार रिवीज़न कर लेंगे करंट अफेयर्स और इन चीज़ों का, और अच्छे से वो कर लेंगे, दे देंगे। राइट। तो सर जी, रिटर्न के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज फॉर इंटरव्यू। तो राइट। सर इंटरव्यू आपका कैसा रहा? बिकॉज बेसिकली मार्केट में दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, एक कहता है कि हुँ, हुँ। काफी एकदम चिल्ड होते हैं, दे सपोर्ट यू, और दूसरा कहता है कि काफी ज्यादा ग्रिलिंग होती है। तो हुँ, सर हुँ, हुँ। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपको किस टाइप का पैनल फेस करने को मिला, और कैसे क्वेश्चंस भी पूछे ये भी प्लीज बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। जो पैनल था, वो उनमें बहुत ही प्यार से ही थे वो, बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे वो। और जैसे मैं गया, एंट्री ली मैंने, तो फिर सबसे पहले चेयरमैन सर ने मुझसे सवाल पूछे, बेसिक सवाल कि आपने यहाँ से आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करी है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप रिसर्च में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? वही सारी चीज़ें, जैसे जो आप किसी नॉर्मल कैंडिडेट से पूछेंगे, तो उन्होंने वो सारी नॉर्मल चीज़ें पूछी। फिर जो बाकी के मेंबर्स थे, उन्होंने मुझसे टेक्निकल सवाल पूछे, कि जैसे एग्रीकल्चर से कुछ रिलेटेड सवाल थे, जो कि एफसीआई में जिनका एप्लीकेशन था, कि जैसे कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जो ये फंगस वगैरह होते हैं, इन सब पे सवाल पूछा। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, जो कि बायोटेक से रिलेटेड है, उन पे सवाल पूछे। और ये उनका थोड़ा टेक्निकल पॉइंट में सवाल थे। तो ये सारे इस तरह के सवाल थे, मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है इस समय। पर हाँ, मोस्टली ये था कि काफ़ी नॉर्मल सा इंटरव्यू था। पर मैं एक बात को ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने 3-4 क्वेश्चन्स जो थे, उन्होंने जो मुझसे पूछे थे, वो मुझे नहीं आते थे। तो मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, जब मेरा हेलो? हाँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। तो लास्ट टाइम जो मैनेजर का इंटरव्यू था, उसमें ये सीन हुआ था कि मुझे जो नहीं आता था, मैं उसमें ट्राई करता था जो उसके आस-पास की चीज़ें वो बता दूँ। लाइक बीटिंग अराउंड द बुश, आई वाज़ डूइंग दैट। राइट। तो वो काफ़ी गलत होता है। आप इंटरव्यू में ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं वहाँ पे, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो आपसे वो जो पूछ रहे हैं ना, आप उनको वही बताओ। तो ये था कि 3-4 क्वेश्चन्स थे जो मुझे नहीं आते थे। तो मैंने उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि सर, मुझे इस बारे में नहीं पता है अभी, पर मैं यहाँ से जाने के बाद उस चीज़ पे एक बारी नज़र डालूँगा कि वो क्या चीज़ है। तो अगर आप उनके सामने जितना ऑनेस्ट रहेंगे, तो ऑनेस्टी इज़ द की, क्योंकि उन्हें दिख जाता है वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल वो भी बैठे होते हैं जो साइकोलॉजिकल चीज़ें देखते हैं। तो आप अगर झूठ बोल रहे होते, तो वो दिख जाता है वो। तो आप यही है, मैं मेरा मेन ये है कि अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए कर रहा है, तो आप के अंदर कोई भी कमी हो, वो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो आप, पर आप झूठ मत बोलना। तो राइट। ये क्योंकि अगर वो दिख जाएगा तो ऐसा रहेगा कि चलो एक तो पता भी नहीं था, ऊपर से हुँ, ये हुँ। झूठ बोल के कवर अप करने की कोशिश हो रही है। एग्ज़ैक्टली, वो बहुत ही खराब इंप्रेशन देता है। हाँ राइट। जी। और आपके 15 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं जी, जी, इन जी। द इंटरव्यू। जी। तो दैट शोज कि आप इस बार कितना वेल प्रिपेयर्ड गए थे। राइट। जी, जी। या तो तो सर ये जितना ये प्रोसेस चला, क्योंकि काफी डिले हुआ एग्जाम, हुँ, ये हुँ। कुछ मंथ्स डिले होके फिर आया। तो हुँ, हुँ। सर
what kept you motivated? फॉर एग्जाम्पल एज अगेन आप आईआईटी दिल्ली से हैं तो काफी अच्छा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एंड देन यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, आपने आरबीआई का भी एक बार एग्जाम दिया, तो ये इतना चेंज, मतलब जैसे जैसे शिफ्ट होता है तो मोस्टली क्या होता है, एस्पिरेंट्स लेजी हो जाते हैं, राइट? बट देन तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि मतलब जब तक नहीं गोल अचीव हुआ, लाइक हाउ डिड यू मैनेज दैट, और हाउ व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड बेसिकली? मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही था कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या। अगर राइट। मतलब क्योंकि आईआईटी के बाद ये है आपके ऑप्शन होता है, आप चाहे तो प्राइवेट जॉब जा सकते हो। तो वो है कि पहली बात तो मैंने रिस्क लिया अपने करियर के साथ कि चलो ठीक है, मतलब इसमें करेंगे। तो एक तो यही मोटिवेशन था कि मैंने खुद से डिसीजन लिया। तो पहली चीज तो ये कि अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं तो आप किसी प्रेशर में आने के बजाय अपना खुद से डिसीजन लीजिए कि आपको ये सही लगता है तो ठीक है, आप खुद से करोगे। तो वो इनर मोटिवेशन तो है ही चीज। और दूसरी ये कि हाँ, पेरेंट्स और इनकी भी मोटिवेशन साथ में रहती है कभी कभी, क्योंकि हर आदमी लो फील करता है, चाहे वो कहीं से भी हो। अगर आपको सक्सेस कहीं नहीं मिलती है तो आप कहीं ना कहीं तो वो लो फील ही करते हो। पर पॉइंट ये है कि उसके लिए आप एक दिन दे सकते हो कि हाँ चलो एक दिन आप सैड हो जाओ कि हाँ यार रिजल्ट नहीं आया ऐसा वैसा। पर अगले दिन से अगर आप बाउंस बैक नहीं करोगे तो आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे। फिर आप कितना भी सोच लो वो चीज आपको नहीं मिलनी है। तो रादर देन सोचने के कि वो आप जिस चीज में जो कर सकते हो एटलीस्ट वो करो, तो ये है। राइट, जो नहीं मिला उसके बारे में सोचने से अच्छा जो मिल जी। सकता है उसके लिए स्ट्राइव करना। वेरी वेल सेड। तो सर आप एस्पिरेंट्स को आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे आगे वो, हाउ टू स्ट्राइव फॉर देयर वर्क? मतलब सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने से ईमानदारी रखिए। मतलब जैसे मैंने कई लोगों को ऐसे भी देखा है कि खाली वो बैठ जाते हैं 12 घंटे 13 घंटे, ठीक है, तो पर आप ये नहीं देखते हो कि आप पढ़ क्या रहे हो। आजकल जैसे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, मोबाइल है मेनली डिस्ट्रैक्शन, तो वही है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा दूर रहता हूँ, पर हाँ लिमिटेड ट्राई करता हूँ कि मैं लिमिटेड यूज करूँ। आजकल ऐसी चीजें आ गई हैं जैसे फोकस मोड आता है, ये सब चीजें आती हैं, अब इनका यूज करिए ताकि आप थोड़ा दूर रहिए मोबाइल से। और मतलब ये कि अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे, अपना जो आपने दिन का टारगेट बनाया है अगर आप उसको अचीव करोगे तो छोटे छोटे गोल्स ही आपको ना बड़े गोल तक ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ओवर द नाइट कुछ ऐसा कर दोगे कि भाई आप रैंक 1 रैंक 2 आ जाओगे या कुछ कर लोगे। पर सही है, आपको छोटे स्टेप्स लेने हैं बेसिकली। राइट। तो अभिषेक सर की स्ट्रैटेजी बताती है कि हमको मॉक्स देने चाहिए, मॉक से हमको पता चलता है कि अभी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट जो सिलेबस में है स्टिक टू योर सिलेबस, राइट? क्योंकि जैसे सर आईआईटी दिल्ली से ही डिड बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल्स, राइट, और उसके बाद एग्रीकल्चर का जब उनको ये डिसिप्लिन में आना पड़ा तो उन्होंने वो ही स्टक टू द सिलेबस कि जितना है उतना ही, उससे बाहर कितना भी इम्पोर्टेंट लगे नहीं जाना। एंड दैट इज अ रियली गुड अप्रोच, क्योंकि सब सब कुछ तो हम कवर नहीं कर सकते एक चीज के बारे में, सो इट इज गुड कि जितना हमको बोला गया है हम उससे स्टिक रहे। एंड देन फॉर इंटरव्यू ही सेज कि बी ऑनेस्ट, वहां पे आप फेक करोगे, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, उनको पता चल जाएगा। सो इफ यू डू नॉट नो द आंसर, जस्ट टेल देम ऑनेस्टली दैट सर आई डू नॉट know the answer, but I'll check as soon as I leave from here. So this was all about the strategies of Abhishek sir. So anything that you want to add, or if anything that I have skipped? No, I think you have summarized it well. So I think all the best to all the candidates and wish the best future for them. Right. So thank you so much, sir, for joining us, for sharing your experience with us. I hope this will definitely benefit the aspirants. So thank you so much for joining us. Thank you. Thank you. Thank you.